उत्तर प्रदेश के बादा जिले के एक छोटे से गांव देवलपुर में शामें बहुत जल्दी ढल जाती थी। सूरज डूबते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते, क्योंकि गांव के बीच में बना पुराना कुआं सालों से डर और अंधविश्वास की कहानी समेटे था। गांव वाले कहते थे, इस कुएं पर शाप है, जो भी रात के बाद इसके पास जाएगा या तो मर जाएगा या किसी अपने की मौत देखेगा। कहानी पुरानी थी, लेकिन डर आज भी नया था। एक ठंडी दिसंबर की रात गांव की खामोशी को अचानक औरतों की चीखों ने चीर दिया। कुएं के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लालटेन की हल्की रोशनी में सबको साफ दिख रहा था। कुएं के किनारे गिरा पड़ा था गांव का सबसे रसूखदार आदमी रणवीर सिंह चौहान, जिसके सिर के पीछे खून जम गया था। रणवीर, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर के मारे सीधा खड़े हो जाते थे। जमीन, पैसे, राजनीतिक पकड़, सब कुछ था उसके पास, लेकिन आज वो बहुत ही असहाय हालत में मृत पड़ा था। कुएं का शाप है, आखिर पकड़ ही लिया इसे। लेकिन गांव के एक आदमी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। आदर्श शहर में पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी ना मिलने पर गांव लौट आया और बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसे अंधविश्वास पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने भीड़ को चीरते हुए कुएं के पास पहुंचा और शव को ध्यान से देखा। रणवीर का शरीर कुएं से थोड़ा दूर था, जैसे वो कुएं से गिरा नहीं बल्कि धक्का देकर गिराया गया हो। उसने यूं ही बोल दिया, ये शाप वगैरह नहीं होता कुछ, ये मामला कुछ और लग रहा है। पास खड़े चौकीदार हरिलाल ने डांट दिया, अब तू पुलिस बन रहा है। जो गांव वाले कहते हैं मान ले, कुएं ने एक और बलि ले ली। लेकिन आदर्श की आंखों ने कुछ और ही देख लिया था। रणवीर के दाएं हाथ पर हल्की सी मिट्टी लगी थी, जैसे उसने गिरने से पहले किसी से हाथापाई की हो, और उसके जूते पर एक हरा सा पत्ता चिपका था, जो कुएं के आसपास कहीं नहीं था। अगली सुबह पास के कस्बे से इंस्पेक्टर अंजलि राठौर गांव पहुंची। तीखी नजर, साफ बोलचाल और अंदर ही अंदर अंधविश्वास से चिढ़ी हुई। गांव वालों ने पहले ही यह कह दिया, मैडम, ये पुलिस वाला केस नहीं है, ये तो शाप है। सालों पहले भी जो इस कुएं के पास गया था, सबकी मौत हो गई। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, शाप हो या ना हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हुई है, और इंसान की मौत का केस हम ही देखेंगे। कानून में कुएं का भूत आरोपी नहीं बन सकता। वो आदर्श की तरफ मुड़ी। तुम ही थे ना जो रात में सबसे पहले पहुंचे थे? आदर्श ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैं ही था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, सिर्फ गिरने से मौत नहीं लग रही। अंजलि को यह बात अच्छी लगी। कम से कम कोई तो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। रणवीर सिंह, दुश्मन बहुत दोस्त कम। तहकीकात शुरू हुई। सबसे पहले सवाल, रात को रणवीर यहाँ क्यों आया था? रणवीर की पत्नी सुमित्रा लगभग 45 साल की उम्र थी। थकी आंखों और सूझे चेहरे के साथ बोली, वो रात को अक्सर बाहर निकल जाते थे। कहते थे कि खेत देखने जा रहा हूँ या किसी से मिलने। बहू रीना ने धीरे से जोड़ा, घर में उनका किसी से भी प्यार का रिश्ता नहीं था। मैडम, सब उनसे डरते थे। अगर किसी को शक की नज़र से देखना है तो पूरा गांव देख लीजिए, दुश्मन कम नहीं थे उनके। अंजलि ने पूछा, किस किस से दुश्मनी थी? रीना ने गिनवाया। जमीन के चक्कर में पड़ोसी किसान धनपाल से झगड़ा, स्कूल के लिए जमीन ना देने पर आदर्श से तकरार, चुनाव में दूसरे नेता जगदीश यादव से दुश्मनी, और घर के अंदर भी बेटे अमन से जमकर क्लैश। जो शहर जाकर पढ़ना चाहता था, पर रणवीर उसे जबरदस्ती खेत और राजनीति में घसीट रहा था। दुश्मन इतने थे कि अगर कोई रणवीर को मारना भी चाहता तो सच में मुश्किल होता कि किस पर शक किया जाए। अंजलि ने कुएं की जांच की। कुआं पुराना था, किनारे पर घास उगी हुई थी, कहीं कहीं ईंटें टूटी थी। आसपास कोई पैरों के ताज़ा निशान नहीं थे, क्योंकि रात में भीड़ ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पर आदर्श ने धीरे से कहा, मैडम, क्या आपने रणवीर जी के जूते का पत्ता देखा? अंजलि चौकन्नी हो गई। कौन सा पत्ता? आदर्श ने याद से कहा, हल्का हरा था। ऐसा पत्ता कुएं के पास मुझे कहीं नहीं नजर आया।
शायद वो किसी और जगह गिरे हों और बाद में कुएं के पास लाए गए हों। अंजलि के दिमाग में एक लाइन चमकी, मतलब हत्या कहीं और हुई और शव यहाँ लाया गया। लेकिन फिर सवाल आया, अगर ऐसा है तो कुएं के सांप की कहानी किसके लिए काम की है? वही व्यक्ति कातिल हो सकता है जो जानता हो कि गांव वाले हर चीज को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे 3 नाम सामने आए। धनपाल, जिसकी आधी जमीन रणवीर ने कर्ज के नाम पर हड़प ली थी। जगदीश यादव, जो अगले चुनाव में रणवीर की जगह लेना चाहता था। अमन, रणवीर का छोटा बेटा जो कॉलेज जाना चाहता था लेकिन पिता उसे खेती और गुंडागिरी में लगा रहे थे। अंजलि ने तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। धनपाल, कहाँ थे रात को? अंजलि ने पूछा। घर पर, बीवी बच्चों के साथ। आप पूछ लीजिए किसी से भी। उसकी बीवी ने भी यही बात दोहराई। घर के पास पड़ोस वाले ने भी यह कहा कि उन्होंने रात को धनपाल को बाहर जाते नहीं देखा। लेकिन अंजलि जानती थी, अलीबाई बनाना गांव में मुश्किल नहीं होता। जगदीश यादव, जगदीश हंसकर बोला, मैडम, रणवीर मर गया ये मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि खुद पर केस मोल ले लूँ। कल रात में शहर की मीटिंग में था, एसडीएम तक ने मुझे देखा है। जांच करने पर यह बात सच निकली। वो वाकई शहर की राजनीतिक मीटिंग में था। अमन की आंखें लाल थीं, लेकिन डर से ज़्यादा उनमें गुस्सा दिख रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के रिश्ते कैसे थे? अंजलि ने पूछा। रिश्ता? वो मुझे बेटा नहीं, अपना नौकर मानते थे। मेरे सपने उन्हें मजाक लगते थे। उन्हें लगता था पढ़ लिख कर लड़के बिगड़ जाते हैं। वो चाहते थे मैं भी उनकी तरह बन जाऊं, जमीन हथियाने वाला, लोगों को धमकाने वाला। और रात को मैं घर में नहीं था। कहाँ थे? मैं आदर्श भैया के कमरे में था, उनसे फॉर्म भरवाने गया था। शहर के कॉलेज के लिए लगभग 10 बजे तक वहीं था, फिर अपने कमरे में सो गया। चीख सुनकर उठा। अंजलि ने तुरंत आदर्श से यह बात चेक की। आदर्श ने हाँ में सिर हिलाया। जी मैडम, अमन मेरे पास आया था। हम फॉर्म भर रहे थे और इंटरनेट कैफ़े का प्रिंट आउट स्लिप भी है। अमन का आलिबाई काफ़ी मजबूत था। एक छोटा सा झूठ और बड़ा खुलासा। अब तक केस वहीं अटका था। रणवीर की मौत, कुआं, शाप और आधा अधूरा शक। फिर एक दिन अंजलि ने कुएं के पास एक बूढ़े फकीर नुमा बाबा को देखा जो गांव वाले बहुत मानते थे। फकीर बाबा। बाबा ने धीरे से कहा, मैडम आप मन से डर हटाइए, शाप से सच नहीं छुपता। पर हाँ, कल रात मैंने किसी को देखा था कुएं के पास। अंजलि तुरंत चौकन्नी हुई। किसे देखा था? बाबा ने हिचकिचाकर बोला, अमन को। अंजलि के अंदर कुछ टूट सा गया। तो अमन का अलीबाई झूठ था। उसने तुरंत अमन को बुलाया। अमन पहले की तरह जिद पर अड़ा रहा। मैं आदर्श भैया के कमरे में था। अंजलि ने धीरे से कहा, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर अपने ही पिता के कत्ल का आरोप लगेगा, ये मत भूलो। अमन की आंखें भर आई। मैंने उन्हें नहीं मारा मैडम। हाँ, मैं रात को 12 बजे के बाद कुएं के पास गया था, लेकिन जब पहुंचा तब तक वो मर चुके थे। फिर तुमने पहले क्यों झूठ बोला? मुझे लगा सब मुझे ही कातिल मान लेंगे। मैंने उन्हें कई बार गुस्से में मारने की बद्दुआ दी थी, पर मैडम उस रात जब मैं पहुंचा कुएं के पास, कोई और भागता हुआ दिखा था मुझे। सफ़ेद कुर्ता, गाढ़ी खुशबू वाली अतर की गंध, पर अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया। अंजलि ने सुना और तुरंत एक चेहरा उसके दिमाग में आया। धनपाल। धनपाल हमेशा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनता था और एक खास तरह की इत्र की खुशबू उसके आसपास रहती थी, जो दूर से ही पहचान में आ जाती थी। अंजलि ने इस बार धनपाल से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब अमन के बयान, फकीर बाबा की बात और मोबाइल लोकेशन के रिकॉर्ड आमने सामने हुए तो उसका चेहरा उतर गया। अंजलि ने आखिरी बार पूछा, सच बोलो धनपाल, रणवीर को मारने के लिए कुएं का सहारा किसने लिया, तुमने या किसी और ने? धनपाल फूट पड़ा। हाँ मैडम, मैंने ही उसे धक्का दिया
पर मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। मैं बस चाहता था वो ज़मीन वापस कर दे। उस रात रणवीर ने मुझे खेत में मिलने बुलाया था। उसने कहा कि अगर मैंने अपनी बाकी ज़मीन भी उसके नाम नहीं की तो वो मेरे बेटे को फंसा देगा किसी झूठे केस में। मेरा सिर घूम गया। हम खेत से लौटते लौटते कुएं के पास से गुजरे। वहीं बात बात में धक्का मुक्की हो गई। मैंने उसे धक्का दिया। वो कुएं के किनारे से फिसलकर गिरा और सिर पत्थर से टकराया। खून बहता देख मैं घबरा गया। फिर तुमने क्या किया? मुझे याद आया कि इस कुएं के बारे में गांव में कैसी कैसी कहानी है। मैंने सोचा अगर लोग समझ गए कि ये शापित कुआं की मौत है तो पुलिस भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी। मैंने जल्दी जल्दी उसका शरीर कुएं के बिल्कुल पास घसीटा। हाथ से मिट्टी भी लगी होगी। फिर मैं भाग गया। अंजलि ने ठंडी सांस ली। मतलब तुमने शाप की कहानी का फायदा उठाया ताकि अपने अपराध को छिपा सको। धनपाल रोते हुए बोला, मैडम, रणवीर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। मैं सलाखों के पीछे जाने को तैयार हूँ, पर कम से कम ये सच दुनिया को पता होना चाहिए कि उसे कुआं नहीं उसकी अपनी जालिमियत ने मारा है। केस कोर्ट तक पहुंचा। धनपाल पर कत्ल नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का केस चला, क्योंकि साफ था कि उसने प्लान बनाकर हत्या नहीं की, पर गुस्से में धक्का दिया जिससे मौत हो गई। कुछ महीनों बाद देवलपुर के उसी कुएं के पास इंस्पेक्टर अंजलि, आदर्श और अमन खड़े थे। अमन ने पूछा, मैडम, क्या अब भी लोग इस कुएं को शापित मानेंगे? अंजलि मुस्कुराई, शाप कुएं में नहीं होता अमन, शाप लोगों के दिमाग में होता है। जब तक लोग अपने डर और अंधविश्वास को सच मानते रहेंगे तब तक कातिलों को बचने का मौका मिलता रहेगा। आदर्श ने कहा, मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब उन्हें यह भी सिखाऊंगा कि किसी भी मौत के पीछे पहले इंसान को ढूंढो, भूत बाद में। कुएं के किनारे आज एक बोर्ड लगा दिया गया। यह कुआं शापित नहीं है। यहाँ जो भी मरा उसे इंसानी लालच ने मारा। पुरानी कहानियाँ अभी भी लोग फुसफुसाकर कहते थे, पर अब धीरे धीरे एक नई कहानी जन्म ले रही है। देवलपुर का शापित कुआं, जहाँ एक दिन शाप की नहीं सच की जीत हुई।